नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस आने वाले एग्जाम आपके जो आरओ क्या है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका साइंस से है कि अवतल दर्पण के विषय में सत्य कथन युग्म का चयन करें। ठीक है, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वह अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो लास्ट में आपका दिया गया है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक हो तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है। तो आइए पहले हम समझ ले दर्पण की अवधारणा क्या है। ठीक है, किसी गोलीय खोखले का भाग होता है दर्पण। तो एक तो इस तरीके से होता है। ठीक है, इसकी बाहरी सतह पर कलई की जाती है और जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर होता है। और एक इस तरीके से होता है जिसके आंतरिक सतह पर कलई की जाती है और जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा हुआ होता है। तो जो दबा हुआ होता है, जो ये झुकाव लिया होता है, ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर दबी होती है वो आपका क्या होता है, अवतल दर्पण। और दूसरा बचा तो वो उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इन्होंने सबसे पहले कहा कि वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई लाइट आई तो टकराने के बाद ये अंदर की ओर किसी एक पॉइंट की तरफ वो चली जाएगी। ठीक है, मान लो इधर से कोई लाइट आई तो यहाँ से टकराने के बाद ऐसे निकल गई। तो यानी ये प्रकाश को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है लाकर। ठीक है, तो ये जरूरी भी है क्योंकि हमें छोटे से शीशे में हमें पीछे का दृश्य देखना है तो प्रकाश अब या तो उतना बड़ा तो होगा नहीं, अगर छितरा दिया तब तो हमें दिखाई नहीं देगा प्रकाश के किरणों को। नहीं तो फिर वो क्या करेगा, लाकर केंद्रित करेगा। और केंद्रित करने का काम यहाँ अवतल दर्पण करेगा क्योंकि ये अंदर की ओर झुका हुआ है। तो ये मुख्य रेखा पर कहीं आपका काटेगा जो किरण आती है। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर काटती हुई निकल जाएगी। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। तो इन्होंने कहा कि वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये बात सही है। ठीक, फिर है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। तो यहां देखिए परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर मुड़ी है कि नहीं मुड़ी है। तो यानी दूसरी चीज भी इसकी सही है। तीसरा है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दंत चिकित्सक जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं देखने के लिए, क्योंकि वो प्रतिबिंब आपका जो बनाएगा वो छोटा बना देगा। तो ये भी आपका सही है। और किसी दर्पण की फोकस दूरी, ये छोटे का मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश की किरणों को मोड़कर किसी बिंदु पर ले आएगा, ना कि फैला देगा। और दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग हो गया आपका। चौथा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक हो तो वह अवतल दर्पण प्रदर्शित करता है। तो ये गलत है। ऐसा किस लिए, क्योंकि जो चिन्ह परिपाटी है वो ये है कि जो भी चीजें बाईं ओर होती हैं वो ऋणात्मक दी जाती हैं और जो दाईं ओर होती है दर्पण की वो धनात्मक दी जाती हैं। तो जो फोकस होता है अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का फोकस आपका बाईं ओर ही स्थित होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि वो ऋणात्मक होगा। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, धनात्मक की बात की है। तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सहयोगी ने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के दो सहयोगी थे, कौन कौन, एक जॉन शोर थे और एक जेम्स ग्रांट थे। जिसमें जेम्स ग्रांट का कथन यह था कि भूमि जो है, अस्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो जेम्स ग्रांट का कथन यह था कि भूमि जो है वो सरकार की संपत्ति है, इसके लिए मध्यस्थ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जेम्स ग्रांट इसके विरोधी थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था। ऑप्शन आपको दे दिया गया है, दादा भाई नौरोजी ने, आर.सी. दत्त ने, अशोक मेहता ने या फिर रजनी पाम दत्त ने। सबसे पहले इन्होंने लगाया था, उनका नाम, जिन्होंने आपके औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था उनका नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने सैंपल के तौर पर जेल में बंद कैदियों को लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। किसके लिए, शिक्षा के विकास के लिए, ये चीज ध्यान देना। इसके लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और किसने किया, तो इसके लिए विकल्प इन्होंने दिया, चार्ल्स गार्ड ने, जोनाथन डंकन ने, सर चार्ल्स वुड ने या फिर विलियम जोन्स ने। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है,
और इन्होंने सबसे पहले किया था, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। किस टाइम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? तो ये 1784 में की गई थी। कब की गई थी? 1784 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन आपको दे दिया गया है B6, B1, B5 या फिर B2। ठीक है, ये पायरिडॉक्सिन जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए, अगर हम B6 की बात करते हैं तो B6 ही क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन क्या है? B6। B1 जो है वो आपका क्या है? थायमिन। B1 क्या है? थायमिन। B2 की अगर हम बात करें तो B2 आपका क्या हो जाता है? राइबोफ्लेविन। क्या हो जाता है? राइबोफ्लेविन। और बच्चा B5, तो B5 आपका क्या होता है? पेटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेटोथेनिक अम्ल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? B6। पायरिडॉक्सिन किसे कहा जाता, किस विटामिन को कहा जाता है? तो B6 को। नेक्स्ट है, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन उन्होंने दिया है कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। किसमें? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है पहला। फिर क्या है? इससे पहले नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता था। तो ये आपका दूसरा भी सही है। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा जो है वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अपने दूसरे प्रयास में कितनी दूरी पर भाला फेंक कर जीता था? तो 88.17। ठीक है, 88.17 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और ये पहले एथलेटिक बन गए थे। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? तो हंगरी कर रहा था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है आपका। चलिए, अच्छा, अगर हम पदकों की बात कर लें तो नीरज चोपड़ा जी ने जो पदक पाए हैं, एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक पाए थे, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में स्वर्ण पदक पाए थे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक पाए थे, विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2022 में रजत पदक पाए थे, जो कि आपका ऑप्शन दूसरा है, वो कथन दूसरा दिया गया है। ठीक है, फिर डायमंड लीग हुआ था 2022 में, उसमें स्वर्ण पाए थे, और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने स्वर्ण प्राप्त किया था। ठीक है, तो पहला और दूसरा इन्होंने 2023, एक 2022 और एक 2023 में जीता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि क्या खेल है? विश्व तीरंदाजी। ठीक है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप है। ठीक है, 2023 में हुआ था। तो इसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो इसमें भारत के द्वारा हासिल किया गया स्थान दूसरा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि ये आपका 2023 जुलाई में हुआ था। जुलाई 2023 में हुआ था क्या? विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप। ठीक है, और हुआ कहाँ पर था? तो ये आयरलैंड में आयोजित किया गया था। 58 विभिन्न देशों के लगभग 58 विभिन्न देशों के 518 तीरंदाजों ने भाग लिया था, और भारत वो पदक तालिका में भारत का दूसरा स्थान था। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? टीबी माइकोबैक्टीरियम से फैलता है, ये बिल्कुल सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है, ये भी सही है। एड्स HIV से फैलता है, ये भी सही है। हैजा जो है वो इन्फ्लुएंजा से फैलता है, ये गलत है। तो फिर हैजा फैलता है किससे है? तो विब्रियो कालेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। विब्रियो कालेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हैजा जो है वो इन्फ्लुएंजा से नहीं फैलता है, बल्कि विब्रियो कालेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ट्रांसपिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, या फर्मेंटेशन में? ठीक है, किसमें जो है वो सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो एक एरोबिक जो आपका श्वसन है या एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, उसमें क्या होता है? ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा तो निकलती ही निकलती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। जानते हैं श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। चलिए, नेक्स्ट है,
एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। उस महिला का रमन से क्या संबंध है? ध्यान दीजिएगा, एक महिला है, उसकी तरफ रमन ने इशारा किया, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने क्या कहा कि इसके इकलौते, मतलब जो लड़की है या महिला है उसके इकलौते भाई, तो ये मान लीजिए महिला है, उसके इकलौते भाई का पुत्र, इसका पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है, मेरी पत्नी का भाई है। तो इसका जो पुत्र होगा और इसकी पत्नी ये होगी, तो आपका क्या कह रहा है कि ये जो पुत्र है, इसका पुत्र, महिला के भाई का पुत्र, ठीक है, इकलौते भाई का पुत्र जो है, उसका जो पुत्र की बहन है, इकलौते भाई के पुत्र की बहन जो है मेरी पत्नी है। तो जब वो मेरी पत्नी है तो उसका भाई ये हुआ, और इसकी जो माता हुई, ये इसका जो भाई हुआ ये आपका, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा, एक मिनट चित्र मैं क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो ये महिला है, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, इसका भाई हो गया, भाई का पुत्र, इसका पुत्र हो गया, इस भाई का पुत्र हो गया, और इसकी बहन जो है, इसकी बहन जो है वो मेरी पत्नी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुआ, उस महिला का रमन से क्या संबंध है, ठीक है। तो महिला का रमन से संबंध बताना है। ये मान लीजिए रमन है, तो ये मेरी पत्नी हुई, ये मेरा साला हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, ससुर, ठीक है, मतलब मेरा नहीं, रमन जी का, ये रमन जी का क्या हुआ, ससुर, और ये ससुर की क्या है, ये बहन है, ससुर की बहन है, या कहते हैं कि पत्नी के पिता की बहन है, मेरे ससुर, मतलब सॉरी, रमन के ससुर की बहन या पत्नी के पिता की बहन। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको, पत्नी के पिता की बहन, पिता की बहन, पत्नी की माँ, या फिर पत्नी के भाई की पत्नी, तो ये पत्नी के पिता की बहन हो जाएगी, ठीक है, रमन के ससुर की बहन ही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ जो अक्षर रखे हैं उसके बराबर क्या है, उसके अर्थ में क्या है वो रख देना है। जैसे 24, डी की जगह पर क्या रखना है, डी का अर्थ भाग है, तो भाग कर दीजिए 24 भागे 8, ए की जगह पर प्लस 12, सी की जगह पर आपका क्या है, गुणा 4, बी की जगह पर क्या है आपका, -6। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो गया, 12 चौक 48, 48 3 51 -6 कितना हो गया, 45। आपका ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस त्रिभुज में आपको क्या करना है, त्रिभुज की संख्या गिननी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। एक बड़ा त्रिभुज हो गया 10, ठीक, एक ये वाला त्रिभुज हो गया 11, एक ये वाला हो गया 12, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या बच रहा है, 12 त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़ा वाला हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, और ये आपका क्या हो गया, ये त्रिभुज 13, ठीक। तो टोटल 13 त्रिभुज है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं, फूल में, पत्ती में, जड़ में, या फिर तना में। अगर आप एंजियोस्पर्म्स की हिंदी जानते हैं तो लगभग बहुत ही आसान हो जाएगा ये चीज़ बताने में कि प्रजनन कहाँ होते हैं। एंजियोस्पर्म की हिंदी होती है आवृतबीजी, ठीक है, आवृतबीजी, जिसके बीज क्या होते हैं, फल के अंदर या फूल के अंदर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवृतबीजी। तो होता क्या है कि जब फूल के अंदर बीज होता है तो प्रजनन अंग क्या होते हैं, फूलों में स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, फूल में स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो आपका क्या है, नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पौधों के पोषक तत्वों की बात करें तो मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। आप देखते हैं कि जब खेतों में खाद वाद डाली जाती है तो या तो यूरिया या तो पोटास, फास्फोरस यही डाली जाती है। तो ये क्या होते हैं कि पोषक तत्व होते हैं जो पौधे जो है भूमि से ग्रहण करते हैं। ठीक है। गौण पोषक तत्व के बारे में बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक हो जाते हैं। ठीक। और सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन, ये सारी चीजें होती हैं जो आपके क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार, शाखा युक्त, एक नाभिकीय या बहुनाभिकीय या फिर लंबी होती हैं। तो आपको बताना है कि हृदय पेशी कोशिकाएं क्या होती है। तो हृदय पेशी कोशिकाएं क्या होती हैं कि ये कशेरुकी जीवों में पाई जाती हैं। कशेरुकी जीव कौन होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डियां जो पाई जाती हैं। ठीक है। तो कशेरुकी जीवों में क्या पाई जाती है, हृदय पेशियां पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि अनैच्छिक गति होती है। ठीक। अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं होती है तो ये अनैच्छिक गति करते हैं। यहाँ क्या होता है कि ये बेलनाकार होती हैं, शाखा युक्त भी होती हैं और एक नाभिकीय होती हैं। यानी बेलनाकार होती हैं, शाखा युक्त होती है और एक नाभिकीय होती हैं। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बहुनाभिकीय नहीं होती हैं और लंबी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आपका, अधिकारी आपको दिया गया है, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताई गई है। ठीक है। तो H.E. गोल्ड स्मिथ ने क्या किया था, तो इन्होंने बॉम्बे योजना लागू की थी। थॉमस लॉ ने क्या किया था, तो ये अस्थायी बंदोबस्त में सहायक थे। हार्ट मैकेंजी ने क्या किया था, हार्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है। और अलेक्जेंडर रीड ने क्या किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये आपको समझना था, बाकी कोट आप कर ही लेंगे। H.E. गोल्ड स्मिथ का क्या काम था, तो इनका बॉम्बे योजना से संबंध है। थॉमस लॉ का किससे संबंध है, तो अस्थायी बंदोबस्त से संबंध है। हार्ट मैकेंजी का किससे संबंध है, तो इनका महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित, बंदोबस्त से संबंधित है। और अलेक्जेंडर रीड का तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। तो बाकी कोट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा गया था। ऑप्शन आपको दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किसे गुलामी का नया चार्टर कहा गया, तो कहा किसने था, पहले ये जान लीजिए कि ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, गुलामी का नया चार्टर अधिनियम। और किसे कहा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी सबसे खास व्यवस्था यह थी कि इसमें क्या था, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किस ब्रिटिश अधिकारी को कहा गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है, मैकेंजी को, विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या फिर मार्टिन बर्ड को। तो ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पितामह किसे कहा गया है, तो मार्टिन बर्ड को कहा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन WC के बारे में सत्य नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सा कथन WC के बारे में सत्य नहीं है। WBC की आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होती है, ये सत्य है। WBC के नाभिक में केंद्रक उपस्थित होता है, ये भी सत्य है। WBC शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं, ये भी आपका सत्य है। WBC कोशिकाओं का आकार 25 से 30 माइक्रोन मीटर होता है, ये आपका गलत है। ठीक है। इनका आकार जो होता है वो 12 से 15 माइक्रोन मीटर। ठीक है। 12 से 15 होता है, ना कि 25 से 30। तो ऑप्शन डी यहाँ जो है वो राइट हो जाएगा कि ये जो वाक्य दिया है वो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिधुवानी पहाड़ियाँ, इसमें कौन सा है जो नीलगिरी के जैवमंडल के आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। तो आपका ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिधुवानी पहाड़ियाँ तीनों शामिल है, यानी उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? मानस नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नामदफा या फिर नेओरा घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नेशनल पार्क जो है पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में। तो कौन सा ऐसा पार्क है? तो ये पार्क है आपका फूलों की घाटी। फूलों की घाटी पार्क कहाँ है आपका? ये उत्तराखंड में है। कहाँ है ये आपका? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, गुमटी वन्यजीव सिक्किम में, सारामती शिखर नागालैंड में। इसमें से कौन सा सही या सही सुमेलित है? ठीक है, दंपा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये मिजोरम में है। ये 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, और कहाँ है? मिजोरम में है, और मिजोरम में भी पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका त्रिपुरा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में है। त्रिपुरा राज्य में है। ठीक है, सिक्किम में नहीं है। त्रिपुरा यानी दूसरा गलत है। सारामती शिखर की बात करें तो नागालैंड राज्य में म्यांमार की सीमा से संलग्न यह शिखर नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो सारामती शिखर आपका नागालैंड से संबंधित है। तो 1 और 3 केवल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान लखनऊ में है। यहाँ आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है। तो राष्ट्रीय सरकरा संस्थान की अगर हम बात करें तो ये लखनऊ में नहीं है, बल्कि लखनऊ में आपका गन्ना संस्थान है। ठीक, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान लखनऊ में नहीं है, बल्कि गन्ना संस्थान लखनऊ में है, और यह सरकरा संस्थान आपका कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये भी आपका वाराणसी में है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS का गठन कब किया गया था? 1974 में, 1981 में, 1986 में या फिर 1991 में? BIS का गठन जो है भारतीय क्या है आपका? भारतीय ये आपका भारतीय मानक ब्यूरो है। BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार के तहत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत, मौलिक कर्तव्य या चुनाव आयोग अधिनियम? तो आप जब पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तो चलसावा जो है आपका अनुच्छेद, तो वहां पर यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु क्या करेगा? कदम उठाएगा। तो वहीं आपको मिल जाएगा क्या? पंचायती राज प्रणाली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।